देखिए शुरू हो रहा है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च ये था कि नमक तोड़ने का एक कानून था, उसके लिए गांधी जी ने किया था। क्यों किया था सॉल्ट मार्च? कि हम लोग उससे समुद्र से नमक बनाते थे, सी से, और खा लेते थे, तो अंग्रेज़ों ने उस पर टैक्स लगा दिया था। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने एक मार्च किया था, उसका नाम था सॉल्ट मार्च। और सिविल डिसओबीडियंस वही था कि हम सरकार का कहना नहीं मानेंगे, मतलब सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। कि जब वो तो फिर भी हज़ारों में थे और हम लाखों में थे, अगर लाखों लोग हज़ारों लोगों का विरोध करें तो वो अपने आप भाग जाएंगे, लेकिन हम सब में एकता नहीं थी ना, इसलिए नहीं भाग पाए। देखिए, ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी sent SENT a letter to Viceroy 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 Irwin IRWIN full stop. He wrote WROTE 11 demands of industrialists to peasants PEASANTS। उन्होंने उद्योगपतियों से लेके किसानों तक के लोगों की, सबकी मिला के ना, छोटे से बड़े इंसान की टोटल 11 डिमांड लिख के भेजी। 11 डिमांड्स को अंडरलाइन कर लो। द मोस्ट important demand was to abolish the salt tax। सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड थी कि सॉल्ट टैक्स हटा दो, बिकॉज salt was essential 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 मतलब इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ फूड। तो क्योंकि सॉल्ट जो है गरीब अमीर सभी खाते हैं, सब कुछ करो, अभी वो एक बादाम पे टैक्स लगा देते, तो वो एक ज़रूरी फूड नहीं था, गरीब लोग नहीं खाते। लेकिन नमक तो कैसी चीज़ है कि उसके बिना आपने कितने भी 70 पकवान बनाए हों, सब नमक के बिना क्या है, सब बेकार है। तो उन्होंने कहा कम से कम नमक का टैक्स हटा दो, जिससे गरीब भी नमक रोटी तो खा सके। अभी है नमक का टैक्स? हाँ, अब तो सब पे लगता ही है। लिखिए, वैन इरविन वाइसरॉय का नाम है जिसको लेटर लिखा था। डिनाइड DENIED, जब इरविन ने मना कर दिया। ही स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च, उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू किया विद हिज 78 volunteers VOLUNTEERS over 240 miles, 240 मील चले वो, फ्रॉम साबरमती आश्रम SABARMATI साबरमती आश्रम टू डांडी DANDI। It took 24 days, मतलब 10 मील रोज चले सीधे सीधे, 240 मील था ना, 24 दिन लगे इसमें। यहाँ से डांडी तक पहुँचे? डांडी पे समुद्र था ना, अपने आश्रम से शुरू करके समुद्र पे गए। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, ये आ सकता है कब पहुँचे वो डांडी, टिक पे आ रहे ना, 6 अप्रैल को। एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर।
उन्होंने नमक बनाया, नमक ने बना नहीं सकते थे ना अंग्रेजों की आज्ञा के बिना, तो उनका विरोध किया इस तरह उन्होंने। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। When civil disobedience movement spread डैश करके लिखो नंबर 1, विलेज ऑफिसर्स रिजाइंड। विलेज के जो जैसे उसमें करा था ना नॉन कॉपरेशन में, ऐसे ही इसमें हुआ, गांव के जो ऑफिसर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। पीसेंट्स सेकेंड पॉइंट, पीसेंट्स PEASANTS रिफ्यूज्ड टू पे चौकीदारी टैक्सेज, CHAUKIDARI चौकीदारी टैक्सेज। किसानों ने कह दिया हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। चौकीदारी करेंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे। चौकीदारी टैक्स होता था, चौकीदार अंग्रेजों के होते होंगे ना। द पीपल, नेक्स्ट है, द पीपल went WENT to the reserved forests and grazed GRAZED their cattle। लोग जो हैं रिजर्व फॉरेस्ट वो होते थे ना जहाँ उनको जाना अलाउ नहीं होता था, तो लॉ को वायलेट करना, वायलेट मतलब ब्रेक करना कि हम तुम्हारा कहना नहीं मान रहे, ये दिखाने के लिए वो रिजर्व फॉरेस्ट में गए और अपने जानवर उन्होंने चराए। नेक्स्ट, अब्दुल गफ्फार खान, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। अब्दुल गफ्फार खान was arrested on April 1930 हर एक मूवमेंट में मैंने बताया ये अपने आप लिख देना है। वो पूछे कि मूवमेंट वापस क्यों लिया, व्हेन इट बिकम्स वायलेंट। 1930। अगला हेडिंग है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। मतलब लोगों के लिए मूवमेंट क्या था। मतलब हर किसी के लिए अलग अलग मीनिंग था। जैसे कल मैंने बताया स्वराज का मतलब सबके लिए अलग था। विवेक की आदि के लिए तो इतना ही था बस मैं अंदर बाहर जा सकूं। जो आम जनता थी उसके लिए था पूर्ण स्वराज की टोटल फ्रीडम हो। पार्टिसिपेंट्स मतलब वो लोग जिन्होंने मूवमेंट में टेक पार्ट, जो देखा था मूवमेंट को, तो यह टेक पार्ट क्या था, सबके लिए अलग पीपल मतलब होता। लिखिए इट हैड डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब सबके व्यूज अलग अलग थे। हाँ, द रिच पीसेंट्स, पहला पॉइंट है, द रिच पीसेंट्स सपोर्टेड civil disobedience movement because they were against the high revenues, REVENUES, वो बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहते थे। मतलब उनके लिए सिविल डिसोबीडियंस का था, उनका ये नहीं था कि मेरा देश आज़ाद हो जाएगा कुछ हो जाएगा। उन्हें तो ये था कि भाई अंग्रेज मुझसे इतना टैक्स मांगते हैं तो हम टैक्स नहीं दे रहे। सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम तुम्हारा कहना नहीं मान रहे। नेक्स्ट, तो ये लोग तो रिच थे ना।
अरे अब तुम कितने भी रिच हो, सरकार का क्या है मालूम है, आज भी हम लोग क्यों नहीं पूरा टैक्स देते, कोई भी नहीं देता। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो अगर आप पूरा टैक्स देंगे तो सरकार 80 रुपये ले लेती है आपसे। इतना हाई टैक्स है सरकार का, हर चीज़ पर टैक्स है। रोड पे आप चलते हैं तो टैक्स है। अभी मैं वैष्णो देवी वगैरह होके आ रही हूँ, तो ये बताइए कि अकेले हरियाणा के अंदर हरियाणा पार करने में ही 2000 रुपये टैक्स लग गया। हर 2 किलोमीटर चलो टोल 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 टोल, उतने टोल मतलब और स्टेट्स पार होती हैं, अभी पंजाब जम्मू वगैरह और में नहीं लगे, अकेले हरियाणा में 2000 रुपये टैक्स लग गया पूरे में। ऐसे लगता है हरियाणा मेरे कजन रहते हैं, अगर मैं शादी में भी जाऊँ ना तो जैसे तुम यहाँ से वो जाते हो बसंत वाटिका, तो उसमें जाने में भी 100 रुपये का टोल टैक्स है। मतलब बताओ कोई किसी को गेस्ट बुलाता होगा तो गेस्ट ये सोचता होगा भैया 100 रुपये तो टोल टैक्स ही चला जाएगा, शादी में लिफाफा अलग देना है। मतलब वैसे कह रही हूँ, अगर है नहीं हर कोई सोचता है। मतलब हम सबके पास ब्लैक मनी। और क्या, ये सरकार के नियम ही इतने तगड़े हैं कि बस केवल आप रोटी खा सकते हो, कितना भी कमा रहे हो सब उसको दे दो। तो 100 रुपीज़ तो वैसे कितना, मतलब हम कितना देते हैं? ये तो हमारी अपनी स्वेच्छा है ना, हम कितना देते हैं कितना छुपाते हैं। देखिए स्मॉल पीसेंट्स were not interested in lowering LOWERING the revenue demand. मतलब जो छोटे किसान थे वो तो किराएदार थे, तो उनको तो मतलब ही नहीं था। जैसे अब जिसका अपना घर है वो तो हाउस टैक्स देता है, उसके घर में कोई किराएदार रहता है तो सरकार 10,000 का टैक्स ले, उसे क्या करना, उसे तो अपना किराया देना है। बिकॉज दे वर टेनेंट्स, TENANTS, टेनेंट्स मतलब किराएदार, TENANTS। तो ये जो रिच स्टूडेंट्स थे ये सिर्फ मतलब हाउस टैक्स के लिए ही मना कर रहे थे। ये अपनी ज़मीन को किराए पे चढ़ाते थे, ये रिच वाले। हाँ, और सरकार फिर इनसे बहुत ज़्यादा ऊंचा टैक्स वसूलती थी, तो वो टैक्स नहीं देना चाहते थे। ये क्या मंगवा लिया पापा ने, उधर पीछे रख, सब सारे में फैलवा देते हैं यहाँ से। इतना टाइम है कि किसी के पास। लिखिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, इसी के अंदर हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट्स बिकेम रिच। वर्ल्ड वार में इंडिया का थोड़ी ना कुछ था। लेकिन उन्होंने यहाँ से चीज़ें सप्लाई की थी ना, बूट्स वगैरह बनाए थे, कपड़े सिले थे, तो बिजनेस मिल गया। जैसे आज की तारीख में कोरोना आया तो जैसे हम जैसे लोगों का तो काम ख़त्म हो गया, पूरा साल हो गया खाली हो गया, क्योंकि भाई कोई वो आ नहीं रहा ना फीस दे रहा। अब उसमें क्या है कि जिन्होंने सैनिटाइज बनाए, जिन्होंने मास्क बनाए, वो तो रातों रात अमीर हो गए। दवाई वाले, दवाइयाँ लोगों ने कोरोनिल खरीद, ये कर वो कर, बाबा रामदेव ने फिर करोड़ों कमा लिया। तो ये तो हर किसी के लिए कुछ फ़ायदा लाता है तो कुछ नुकसान लाता है ना। हम किसकी तरफ से, किसी की तरफ नहीं थे, मेरे को तो पता नहीं बेटा। लिखिए इसी में, दे वर अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स।